वजूदे जन से हैं कायनात की रौनकें। नाज़रीन, कराची के इलाके बल्दिया टाउन में एक और तेज़ाब गर्दी का वाक़या रोनुमा हुआ जिसने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल 21 साल रमशा अकरम की ज़िंदगी पर भारी पड़ गया? क्या यहाँ रमशा का किरदार मशकूक था या फिर ज़िशान उर्फ शानी ने दिया दरिंदगी का सबूत? मुल्ज़िम ज़िशान उर्फ शानी और रमशा का सोशल मीडिया के ज़रिए कायम होने वाला रिश्ता आखिर वजह क्या बनी और मामला इस नौबत तक आन पहुँचा? हवा की एक और बेटी पर इसी के शौहर ने फेंक दिया था तेज़ाब। ये तस्वीर रमशा अकरम की है जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी की कश्मकश में है। रमशा पर तेज़ाब फेंकने वाला इसका अपना शौहर ज़िशान ही था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस तेज़ाब गर्दी के वाक़ये की वजह क्या कोई मामूली तलख कलामी थी या फिर वजह कुछ और थी? क्या इस तमाम तर कार्रवाई में ज़िशान उर्फ शानी जो कि रमशा का शौहर था, क्या वो अकेला ही था या फिर इस घिनौने अमल में कोई और भी था? इसका शरीके मुजरिम ज़िशान उर्फ शानी मुसलसल लगा रहा था अपनी बीवी रमशा पर इल्ज़ाम। आखिर क्या इन इल्ज़ामात में भी थी कोई सदाकत या फिर थे महज इल्ज़ामात? क्या है हकीकत? आखिर कौन है सच्चा? रमशा को गिराया वो कौन शख्स था? शौहर था इसका। भाई इनमें आपस में लड़ाई झगड़े रहते थे। वो शराबी और मवाली आदमी था। आपके गेट के पास अब भी एसिड के निशानात मौजूद हैं। कंडीशन उसकी ये है कि डॉक्टरों का कहना है कि अल्लाह से दुआ करो। तो वो ताला लगा के निकली पीछे और ये इतने में मैं पहले चली गई थी 20 मिनट पहले। तो इसके पीछे ये आया, तेज़ाब इसके ऊपर डाला है। 8:30 बजे घर से निकली ऑफिस के लिए, तो ये कॉर्नर पर सुबह का बैठा हुआ था। मैं ये समझी कि ये वैसे आके बैठा हुआ, पर मुझे नहीं पता था ये मेरे ऊपर तेज़ाब फेंकेगा। क्या टिकटॉक ही बना तलाक की वजह और बाइसे रुसवाई? मैं चाहती हूँ कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया वालों ने हमारा बहुत साथ दिया और सिंध गवर्नमेंट ने भी बहुत साथ दिया हमारा। और अभी क्या बोल सकती हूँ मैं कि किस तरह उसने किया ये और ऐसा क्यों किया। जब डिवोर्स हो गई थी तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? वो बिल्कुल भी लड़का बहुत ख़राब है, वो हर लिहाज से ख़राब है क्योंकि मारता पीटता था उसको। और दूसरी बात ये कि इनके ऊपर केस भी चल रहेगा। ये लड़के ने 2 फायरिंग वगैरह की थी, उसका केस भी चल रहा है इनके ऊपर। बताएं कि देखिए अमूमन होता ये कि बच्चियां जो होती हैं अपने घर में अपनी वालदा को जो है हमराज तस्वुर करती हैं। हमेशा कुछ इस तरह के उनके घरेलू लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो अपनी वालदा से हमेशा जिक्र करती है। क्या रमशा ने कभी आपको इस तरह की कोई चीज़ बताई कि जिससे वो परेशान थी ज़हनी तौर पर? नहीं, वो जिस दिन परेशान होती थी वो उस दिन फ़ोन कर लेती थी, क्योंकि अक्सर ये हुआ है कि उसने मारा पीटा इसको, रात को 1:30 बजे निकाल दिया घर से और ये दरवाजे पे आई है। खूनम खून थी, उस दिन भी उसके मुंह से पूरा खून जा रहा था। और अक्सर इनका यही होता था कि कोई बात नहीं है और इनके अब्बू ने मेंटली तौर पे इनका सर्टिफिकेट बनाया कि मेरा बेटा पागल है। तो पागल इंसान शादी नहीं करता, पागल इंसान गन नहीं रखता, पागल इंसान नशा नहीं करता और अयाशी नहीं करता। अच्छा देखिए, अब तक जो हमारे पास जो इतलात आई हैं, जो मीडिया पे जो चल रहा है, उसके जो सुनाई बात है वो आप कंफर्म करेंगे कि इनकी लड़ाई की एक वजूहत टिकटॉक है। जो टिकटॉक एक एप्लीकेशन है जिससे अमूमन आजकल तमाम नौजवान नस्ल जो है उनके ऊपर इसका एक जुनून सा तारी हुआ है। तो एक टिकटॉक की क्या इस केस की आज तक की जो नौयत आई है इसकी अंदर कोई टिकटॉक का कोई किरदार है? टिकटॉक का कोई ऐसी बात नहीं है। वो उसकी पर्सनल टिकटॉक जो बनाते जो फैमिली मेम्बर ही देख सकते हैं अपने, और नेट वेट का उसका कोई वो नहीं था और ये दोनों ही बनाते थे। क्योंकि अब तक जो हमने सुना है कि वो इसके शौहर को जो है, रमशा का जो शौहर है ज़िशान उर्फ शानी, उनकी इसी चीज़ के ऊपर इख्तलाफ है अब तक जो उन्होंने बयान दिया है। हाँ, उसके इस पे इख्तलाफ इसलिए है कि जब इसने खुला का पेपर दायर कर दिए थे तो इसने सब राब्ता ख़त्म कर दिया था
और उस पर वो ये कहता था कि मुझे अब तुमने व्हाट्सएप से क्यों हटाया और क्या नाम है मोबाइल नंबर से क्यों ब्लॉक किया मुझे, और जो पर्सनल इनकी टिकटॉक होती थी जो फैमिली देखती थी उसमें ये था तो उस पर भी ब्लॉक कर दिया। तो ये इतना जेलिस हो गया कि तुमने मुझे क्यों हटाया, और अब तुम ऑफिस जा रही हो, तुम अपनी स्टडीज जारी रखोगे, तुम्हें एक से एक मिलेगा, जब तुम मेरी नहीं हो तो तुम किसी की नहीं हो सकती। इसने पहले भी धमकी दी है। टिकटॉक की बिल्कुल की कहानी फजूल है, मानगढ़ंत कहानी है, इसमें कोई वजन नहीं है। जो इतना बड़ा उसने जुल्म किया है उसके सामने टिकटॉक की क्या औकात है। टिकटॉक हर घर में बन रही है, टिकटॉक हर घर में बन रही है। सही कह रहे हैं। मुसलमान बना रहा है, यहूदी बना रहा है, अंग्रेज बना रहा है, सब बना रहे हैं, मुसलमान सबसे ज्यादा बना रहे हैं टिकटॉक। और टिकटॉक कहते हैं कि ऐसी कोई वजूहत ये नहीं, तो उसकी मतलब आज का ये होने की वजह उसकी पर्सनल थी, ये खुद देखते थे, कोई एक सबूत करके दे नेट पे जो है ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी डिवोर्स के बाद। ये जो वाकया हुआ है मीनार पाकिस्तान में, वो लड़की मशहूर थी ना, आपने देखा टिकटॉक पे थी, इसकी कोई ऐसी वीडियो टिकटॉक पे आप मेरे को दिखा दें तो मैं बोलूँ कि ये टिकटॉक पे मशहूर थी, किसी ने इसको क्या, मुझे तो इतनी इन चीज़ों का पता नहीं है, मगर मैं इसको जब बोलती थी कि बेटा तुम टिकटॉक बनाते हो, कहती अम्मी आपको नहीं पता, आप इतना मोबाइल नहीं जानती, ये मेरे वही लोग देखेंगे जो मेरी फैमिली के हैं, मेरे अपनी सहेलियाँ हैं, मेरी दोस्त हैं, वो देखती हैं, उसके अलावा ये उस पर नेट पे नहीं जाती है। तो ये कोई गुनाह नहीं, और ये खुद बनाता था, कभी कभी सीवीओ पे जा रहा है, कभी होटल पे जा रहा है, और ये दोनों बैठ के सेल्फी बना रहे हैं और वीडियो बना के मुझे सेंड कर रहे हैं। तो ये इनका तो अपना शौक है, ये बगैर खुद कहते थे कि करो, आप हलाला करो, मुझे दोबारा करो मुझसे शादी। तो जब अगर आपने शादी करनी थी आपने डिवोर्स क्यों दिया? वो ये इस बात पे वो करती थी कि मैं हलाला क्यों करूं, अगर मुझे करनी है तो मैं उसी बंदे के साथ रहूंगी ना, दोबारा तुम्हारे पास आने का क्या फ़ायदा है जब तुम इतना जुल्म करते हो। और ये सब गवाह हैं, उनकी बिल्डिंग में भी कि रोज़ का तमाशा होता था, आधी रात को दरवाजे से बाहर खड़ा कर देते तो थोड़ी सी बात पे अगर पानी लेट लेकर आई फ्रिज से तो वही गिलास इसके मुंह पे मार देता था। तो ये मुझे बताती थी, क्योंकि सिर्फ मैं इससे राब्ते में थी घर से, क्योंकि इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी तो इतना नहीं था, मगर मुझसे था, लातल्लक था, सीधी बात है। जब इसको डिवोर्स दिया फिर मैंने बच्ची को गले लगाया। इस कोर्ट मैरिज का अंजाम खुशहाल जिंदगी या नाकामी का रास्ता? ना वजूहत यही है, उसके नंबर ब्लॉक किया उसने, क्योंकि खुला का केस किया था। अच्छा, सही है जी। हिमशा उनसे ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी, और वो शायद ताल्लुक रखना चाहती नहीं, वो भी रखना कैसे रख सकता है जब नबी का दीन ही नहीं कहता कि तलाक के बाद, तो फिर वो कौन होता है रखने वाला। ठीक है, तो उसके बाद ये अल्लाह आपका भला करे, तीसरा अभी उसको पेपर मिलने वाला था कोर्ट की तरफ से, तो उसने कल ये काम कर दिया। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मेरी बच्ची को जिस तकलीफ से वो गुजर रही है ना, ये मैं जानती हूँ। आप बहुत परेशानी के आलम में, ज़ाहिर है एक बेटी का बाप होने की हैसियत से आप इस वक्त जिस परेशानी से गुजर रहे होंगे वो हम समझ सकते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि इस तरह के आप जो आजकल लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, हमारी इस तरह की पसंद की शादियां कर लेती हैं अमूमन, जैसे कि घर पे बताया बगैर कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, तो आप उन लोगों को, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन बच्चियों को क्या पैगाम देंगे इस प्लेटफॉर्म से? उन बच्चियों को ये पैगाम दूंगा कि माँ बाप के बगैर कभी कदम नहीं उठाओ। ठीक है, ये नाकामी का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता नहीं है। ठीक है, कामयाबी है माँ बाप की दुआओं के साथ जाओ, माँ बाप हाथ रखेगा, 19-20 होगी, सामने माँ बाप खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा मैसेज यही है कि सब तमाम मुसलमान बेटियों को कि ये काम कोर्ट मैरिज वाला नहीं करो, इसमें नाकामी है, कामयाबी नहीं है। 8:30 बजे घर से निकली ऑफिस के लिए, तो ये कॉर्नर पर सुबह का बैठा हुआ था। मैं ये समझी कि ये वैसे आके बैठा हुआ, पर मुझे नहीं पता था ये मेरे ऊपर तेज़ाब फेंकेगा। मैं घर की तरफ बढ़ी, मैंने गेट पर लॉक लगा दिया था। जब मैं करीब गई, इसने एसिड की बोतल निकाली, मैं पलट के भागने लगी, इसने मुझे पकड़ के और मेरे ऊपर एसिड बैग से फेंक दिया पूरा। और ऐसे फेंक के भाग के चला गया वापस अपने घर। और मुझे चाहती हूँ कि इसको कैफे के डाल तक पहुँचाया जाए, जिस तरह इसने मेरे साथ किया है, किसी और की बेटी के साथ ना करे, और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि दूसरों के बच्चों की ज़िंदगी बच सके। आप ये बताएं कि ज़िशान ने जो ये एक्ट किया, मतलब जो उस पर एसिड फेंका और उसे जलाया, देखें आप बहैसियत एक आदमी
आप इस वक्त छोड़ दें कि ज़िशान का आपके क्या रिश्ता है, बिल्कुल आपका वो बेटा है, लेकिन आप बहैसियत एक इंसान आप क्या सोचते हैं कि ज़िशान का ये किरदार कैसा रहा और ज़िशान ने जो ये काम किया है, जो कानून अपने हाथ में लिया, क्या ये ठीक किया उसने? क्या सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती शादी के बाद भी दोस्ती ही कायम रहती है या मामलात इस नतीजे तक पहुंचते हैं? मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब टिकटॉक बनाते हो, जब आपकी लाइफ अच्छी होती है तो वो आप लोगों को अच्छी लगती है, फिर जब वही आपकी इज़्ज़त या कुछ चीज़ होता है तो फिर उस लोगों पे आप लड़ते हो। तो खुदारा ये टिकटॉक के जो मैटर हैं इनको अब मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता कि आने वाले माशरे में सदेबाब इसके मामलात और किस तरफ जाएंगे। वो इस तरह के मामलात आइंदा ना होने के लिए तो ये टिकटॉक जो चीज़ नुकसान है या जिससे रंजिशें पैदा हो रही हैं, मैं यही मशवरा दे सकता हूँ और लोगों को भी कि इस तरह के वाक़यात रुन्मा ना हो। अच्छा जी, आपने एक बहुत मैसेज अपनी बात में दिया, वो मैं ज़रा अपने नाज़रीन को क्लियर करता चलूँ। आपने कहा कि जब टिकटॉक बनाई जाती है, अमूमन हम और आप और दीगर जो लोग हैं, जब वो टिकटॉक वगैरह देख रहे होते हैं बड़ा अच्छा लग रहा होता है बज़ाहिर, जब तक वो अपनी इज़्ज़त नहीं होती, उनके अंदाज़, उनके नखरे, उनके चलने के अंदाज़, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लग रही होती हैं। जब उनकी अपनी इज़्ज़त हो जाती है, जब वो उनके अपने निकाह में अगर आ जाएँ, फिर वो इस चीज़ों को अलाउ नहीं करते। और जब वो फिर आदि देखें, जब वो ख़वातीन है या कोई जेंट्स है, कोई भी है, जब वो एक चीज़ का आदी हो चुका होता है तो उसके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि आगे निकाह हो गया और फिर वो चाहे कि वो बंदिशें फिर लगती हैं बंदिशें, वो कहते हैं कि आप टिकटॉक ना बनाएं, जब शौहर का ये कहना होता है, लेकिन आप तो उस हद तक जा चुकी होती हैं ख़वातीन के, वो आदी हो चुकी होती हैं। और जब फिर वो इस तरह की चीज़ों को कंटिन्यू रखती हैं तो फिर अमूमन इस तरह की मैक्सिमम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि फिर शौहर की तरफ से तशद्दुद होना, और वो कहता है कि भाई आप ये ना बनाएं, लेकिन वो फिर अगर वो जॉब पे चले जाए तो बाद में बनाती हैं। फिर जब शौहर आके मोबाइल हाथ लग गया, उसने देख लिया, तो फिर घर पे जो है वो लड़ाई झगड़े होना। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन इशू है। अब आप देखिए कि कुछ टाइम से बड़ी एक वायरल स्टोरीज चल रही हैं आयशा वाली, आयशा को जो लाहौर का केस है, और उसमें भी देखिए अगर देखा जाए तो वो 13 अगस्त को इनवाइट कर रही है लोगों को कि आप आएँ, आके जो है वो मुझसे वीडियोस बनवाएं। और अब जब वीडियो बनाने लोग वहाँ पे पहुँचे, ज़ाहिर देखें जैसे माइंडसेट के लोगों को आप जमा करेंगे अपने, ज़ाहिर आप जब एक वीडियो बना रहे हैं तो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आपके वो माइंडसेट के लोग हैं, वो आप ही की तरह सोच रखते हैं, जब भी वो आपकी कलेक्शन में आते हैं। अगर आप मस्जिद की तरफ रवाना होते हैं, मस्जिद में पहुँचते हैं तो आपको तमाम नमाजी लोग मिलते हैं। अगर आप यहाँ से मैखाने चले जाते हैं तो आपको सारे शराबी लोग मिलते हैं। तो इसी तरह जब टिकटॉकर हमारे जो लड़के लड़कियां हैं, जब अमूमन आप देखेंगे पार्क्स वगैरह में जब आप जाके विजिट करते हैं तो आप देखें तमाम ही आपको टिकटॉकर्स वहाँ नज़र आएंगे। इसी तरीके से जिस शोबे में आप इंटरेस्ट लेंगे उस तरह के लोग आपको मिलेंगे। आयशा का भी सेम ये स्टोरी है कि आयशा ने अपने व्यूअर्स, अपने फॉलोअर्स जो है सारे टिकटॉकर्स रखे थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उसका वहाँ अकेलेपन होने का फ़ायदा उठाया, जिसकी दावत आयशा खुद दे रही थी। तो अब हमारे पास कुछ ऐसी वीडियोज़ भी हैं, हम स्क्रीन पर अभी कुछ वीडियोज़ चलाएँगे जो कि अपना रिमशा अकरम की हैं, वो वीडियोज़ वगैरह उन्होंने बनाई हैं। उसके अंदर वीडियोज़ वो पब्लिकली पोस्ट कर रही हैं। गालबन यही वजूहत बनी कि सॉरी क्या नाम है, ज़िशान ने उन्हें मना किया, और ज़िशान के मना करने के बावजूद भी जो है वो वीडियोस पोस्ट करती रही। तो शायद ये वजह यहाँ तक पहुँची, अगर मैं गलत ना हूँ तो। इसकी ये वजह पहुँची जब वो बच्चे ने हमसे कहा कि ये बना रही है टिकटॉक, तो हमने कहा बेटा आप डाइवोर्स दे दो, आपका अगर नहीं है मसला। तो बच्चा कह रहे नहीं मैं इससे प्यार करता हूँ। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि आपने कहा कि अगर उसको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। देखिए कानून, हमें किसी भी तरह से कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम घर पे अपनी अदालत लगा लें। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ज़िशान और शानी जो है, जो अभी क्योंकि हमारे जब उनके घर वालों से बात हुई उन्होंने कहा कि डिवोर्स दे चुके हैं उसे। अब आपने कहा कि वो अंडर प्रोसेस चल रहा है मामला, अब तक डिवोर्स नहीं हुई है, तो जाहिर है वो अपनी वाइफ उसे समझ रहा है अब तक, क्योंकि डिवोर्स नहीं हुई है, उसके निकाह में। तो आप ये बताएं कि क्या वजूहत उसकी सिर्फ़ और सिर्फ ये टिकटॉक बनाना ही थी या वजूहत कुछ और भी थी? असल में जब लड़की की शादी हो जाती है तो लड़की फैमिली का बनती है, फिर घरेलू खातून जो खिदमत करना, घर के काम करना जो मशरती हमारा सिलसिला है। मगर ये कि उसके बाद अगर लड़की जॉब करे, टिकटॉक बनाएगी तो वो एक्सेप्ट फिर उस तरह के मामलात नहीं चल सकते। तो जो हमारा नॉलेज है, क्योंकि हमारे से तो ये अलग रह रहे थे, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं था, ना इनके माँ बाप से कभी हमारी बात हुई, ना लड़की से हमारी कभी कोई बात हुई। जो इनको फैसिलिटेट करना था अपने बेटे को कि अच्छी लाइफ गुजारे, वो हम फैसिलिटेट कर रहे थे। हमारी जब उनके अहले खाना से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ज़िशान जो है वो मतलब है जैसे कि उन्होंने एक उनके अल्फाजों से ऐसा लगा कि शायद जैसे कि नलायकी की तरफ था, वो अपने घर को तवज्जो उस तरह से नहीं दे रहा था और उसके मतलब एक घर के अखराजात वगैरह बर्दाश्त करने में वो जो है वो वीक था। तो इसके अंदर कितनी सदाकत है? सर इसके अंदर जो सदाकत की जहाँ तक बात है तो उसको घर जो है उसका अपना,
तो अब अंडर एज था जब उसकी शादी हुई। उसके सारे अखराजात, मेरे पास कुछ वीडियोस भी उनके घर की जो बनी थी वो भी अगर होंगी तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। बाखुदा कि किसी चीज़ की घर में कमी नहीं, उसका अपने अखराजात इतने हैं। फिर जो इसकी सालगिरह की इवेंट की है उसने, और जो दीगर इवेंटों पे लगाए, अगर उसकी वीडियो भी की होंगी तो मैं आपको सेंड करूँगा। पूरा हॉल बुक करके जो होटल के ये इधर है पिज़्ज़ा हट वगैरह, उस पर सालगिरह, अभी लास्ट सालगिरह जो इसकी थी हमारी बहू की, वहाँ अरेंज की। ऐसी कोई वजूहत नहीं थी। नाज़रीन, कराची के इलाके बल्दिया टाउन में होने वाले इस वाक़े की खबर जंगल में आग की तरह फैलती गई और फिर अब कानून भी हरकत में आ चुका था। अफसरान बाला की हिदायत पर इस केस की जिम्मेदारी इंतहाई मेहनती व जिम्मेदार अफसर रिटायर्ड कैप्टन SP बल्दिया फैजान को दी गई, जिन्होंने बगैर वक्त ज़ाया किए इस केस की पैरवी शुरू कर दी। बल्दिया टाउन के चारों पुलिस स्टेशन के अफसरान पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी गई। इस टीम की कमान SP बल्दिया फैजान कर रहे थे। ये कुछ देर के लिए मोबाइल पे ऑनलाइन रहा, कुछ कॉल्स वगैरह की, उसके बाद फिर तकरीबन 12 बजे इसका नंबर कम्प्लीटली ऑफ हो गया, रुपोश हो गया। ये इंसिडेंट तकरीबन 8:30 बजे सुबह हुआ था। मैं इस वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ, क्योंकि मैं खुद बेटियों वाला हूँ। वो मेंटली तौर पे भी एक नॉर्मल लाइफ जिस तरह आम आदमी गुजार होता है उस तरह से नहीं था। अमूमन इनकी नोक झोंक जो है वो स्टार्ट से रहती है। जो टिकटॉक बना के इसको इंस्टाग्राम पे और पब्लिक की उसकी, तो वो उसको देख के डिसऑर्डर्ड हुआ। अमूमन तौर पर टिकटॉक वीडियोस को लेकर इनके बीच जो है तलब कलामी अक्सर और बेशतर हुआ करती थी। अगले दिन सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक हमने इसको गिरफ्तार कर लिया था। फैज़ान साहब, आप बताएं कि इस मुलजिम को ज़िशान और शानी कितने टाइम के दौरान इसे जो है वो गिरफ़्तार किया गया और किन टेक्निकी चीज़ों को इस्तेमाल करके आपने इतनी जल्दी इस मुलजिम को अरेस्ट किया? ये इंसिडेंट तकरीबन 8:30 बजे सुबह हुआ था और उसके बाद तकरीबन हमें 24 घंटे लगे और अगले दिन सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया था। गिरफ़्तार करने के लिए जो हमने इसकी जो टेक्निक बनाई थी उसमें सबसे पहले तो जल्दी डिवीजन के जितने चारों SHOs थे और उनके साथ DSP, उनको हमने एक टीम में मुरतब दिया मैंने, और इसकी सुपरविजन मैंने खुद की। उसके बाद क्या हुआ कि जैसा कि जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद से इस लड़के का मोबाइल फ़ोन बंद था, तो हमें लोकेशन इसकी नहीं मिल रही थी कि कहाँ पे अवेलेबल है। तो फिर जो हमने इसकी CDRs लिए, CDRs में जो है वो जिन नंबर से इनसे रब्ता किया था लास्ट टाइम, जो 3-4 नंबर थे जो इसके दोस्तों के थे, उनको हमने जो है उनके CDRs लिए, उनकी हमने ऑनरशिप निकाली। निकालने के बाद उनके एड्रेसेस वगैरह को कंफर्म किया और कंफर्म करने के बाद फिर जो SHO थे तमाम डिफरेंट SHOs को डिफरेंट टारगेट्स दे के इनको जो है ना मैंने टीम को भिजवाया और वहाँ से हमने इनको 3 दोस्त जो थे उनको गिरफ़्तार किया। उन 3 दोस्तों को गिरफ़्तार करने के बाद जब हमने इनसे इंटरोगेशन किया, इंटरोगेशन में कुछ चीज़ें, कुछ क्लूज़ हमें नहीं मिले, लिंकेजेस मिले, जिनको हमने जो फर्दर उस पर काम करने के बाद हमें पाक कॉलोनी में एक जगह का अंदाज़ा हुआ कि जहाँ पे अवेलेबिलिटी इसकी हो सकती है। वहाँ पे एक टीम को भिजवाया। जैसे ही वो सुबह फजर के वक्त हमने उसको भिजवाया, वो इसलिए था कि क्योंकि हमने जब CDRs का ज़िशान का जब स्टडी किया था तो उसमें ये अंदाज़ा हो रहा था कि पिछली रात भी इंसिडेंट से पहले ये सारी रात नहीं सोया था, तो हमें ये अंदाज़ा था कि शायद ये इस वक्त अभी सो रहा हो, ये बहुत अच्छा टाइम है कहीं पर रेड करने के लिए। जब टीम वहाँ पाक कॉलोनी में पहुँची, उन्होंने रेड किया, तो उस वक्त जो है वो वहाँ पे हमें थोड़ी सी नाकामी हुई कि वो हमें पता चला कि वहाँ से आधा घंटा पहले ही रिक्शे में बैठकर अपनी फूफो के साथ कहीं निकला है। और फिर जब थोड़ा सा हमने उस फैमिली को प्रेशराइज़ किया तो उन्होंने बताया कि ये अपने घर की तरफ ही गया है। वहाँ से फिर हमने फ़ौरन, जब मुझे ये पता चला, फिर एक और टीम हमने फ़ौरन जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसमें बनाई और फ़ौरन इसके घर पे जब हमने रेड किया, वहाँ पे हम पहुँचे तो इसकी फूफो वहाँ पे अवेलेबल थी। उससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि वाकई इस घर में आया है। लेकिन फैमिली ने हमें काफ़ी रजिस्ट किया, वो हमें घर की सर्च करने नहीं दे रहे थे, रजिस्ट कर रहे थे। लेकिन फिर हमने घर को सर्च किया तो ये एक स्टोर रूम में छुपा हुआ था, वहाँ से हमने इसको गिरफ़्तार किया।
और गिरफ्तार करके फिर हमने इसको थाने शिफ्ट किया। अच्छा, तो ये अब आपने बताया कि इसमें आपने इनके 2 से 3 जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी आपने ट्रेस आउट किया, और क्या ऐसा मुमकिन तो नहीं कि इस अमल के अंदर ये अकेला ना हो, इसके साथ और भी दीगर इसके दोस्त हों जो इसके अंदर इसमें किरदार, क्या आप क्या कहते हैं कि अकेले बंदे का इतना बड़ा अमल क्या हो सकता है कि एक अकेला बंदा इस तरह कर सकता है? देखिए, इसमें थोड़ी सी चीज़ें देखने वाली हैं कि जब हम इसको सारा को इंटरोगेशन कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो थोड़ा सा एक चीज़ें ये सामने आई कि तकरीबन 2014 से ये जो ज़िशान शानी है, इसकी नफ्सियाती की मरीज़ है, इसकी ट्रीटमेंट 2014 से चल रही है। अच्छा, तो कागजात वगैरह भी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उन्होंने उसकी फैमिली ने हमें प्रोवाइड किए थे, तो थोड़ा सा इशू इसको है। जब मैंने भी इसको देखा फर्स्ट टाइम, जब ये हमारे पास लेके आया, तो मैंने इसको देखा तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा था, थोड़ा सा ये इनबैलेंस आप कह लें कि थोड़ा सा इसमें मसले मसाइल हैं, एक नॉर्मल आदमी से मुख्तलिफ। और जो इसके दोस्त थे उनको भी जब इन्वेस्टिगेट हमने किया तो उन्होंने भी यही बताया कि इस तरह का है कि शॉर्ट टेम्पर का है, और बिल्कुल जो है ना, अगर कोई चीज़ इस तरह की हो जाए तो फ़ौरन हवास बाख्ता हो जाता है, और इस तरह की चीज़ें ये करता रहता है। तो दोस्त इसके थे, दोस्त इस तरह तो इस इंसिडेंट में इसके साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन ये है कि जब इंसिडेंट इसने कर लिया और फिर उसने इंसिडेंट करने के बाद यारों दोस्तों से रब्ता ज़रूर किया गया, ये मुझसे हो गया है और मैं अभी इधर से जा रहा हूँ, तो वो लाजमी बात है कि जब चीज़ें उनको पता चली, उनको से हमें क्लू मिला कि यकीन दाएँ बाएँ हो रहा है, तो उनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, वरना अगर हम दोस्तों को भी ट्रेस ना करते तो शायद हमें ट्रेस करना मुश्किल। मतलब आपने टेक्नोलॉजी, लेकिन ये है कि इसमें जो जहाँ से ये तेज़ाब खरीद के लाया, वहाँ तक आप जहाँ पे इसने रखा और फिर किससे खरीद के लाया या किसके थ्रू खरीद के लाया, वो एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन वाले उसको देखेंगे। अगर वो इसका यार दोस्त हुआ जिसने इसको प्रोवाइड किया है, तो लाजिम बात है वो भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेगा, और उसका जो लीगल कार्रवाई उसको बनती है। हाँ, देखिए फैज़ान, ये एक अपनी नौयत का एक अपना वाक़या है कि इवन हम देख रहे हैं तो अब लाहौर के अंदर अगर आयशा अकरम का एक केस देखा जाए जो मुल्क की एक बदनामी का बायस बना, तो अब एक उसी नौयत का खुदा न खास्ता ये केस हो सकता था। और नाम भी आप देखें, इनका नाम जो है रिंशा अकरम है, नाम की भी मुशाबत है, और लेकिन ये तमाम तो चीज़ें ज़्यादा वायरल नहीं हुई हैं, और पुलिस की एक अच्छी कारकर्दगी से हम कह सकते हैं कि अच्छा, ये बताएं कि आप कितना टाइम आपको ये कारकर्दगी करने में लगा, कितने टाइम में आपने इस मुलजिम तक जो है पहुँच चुके थे? तकरीबन हमें सुबह 8:30 बजे का वाक़या, तो हमें तकरीबन 24 घंटे ही लगे इसको गिरफ्तार करने में, और मैं ये समझता हूँ कि बड़े कम टाइम में हमने इसको ट्रेस कर लिया। ये हमारी कामयाबी है कि हमने इसको एक सही तरह से प्लान किया और टेक्निकल जो चीज़ों का उनका इस्तेमाल किया, और पर वक्त हर जगह पे रेड किया, और जो है वो टीमों को तश्कील देने के बाद डिफरेंट टारगेट्स को, डिफरेंट ऑफिसर्स को देख के जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब डिवाइड की, और हर चीज़ की जब प्रोग्रेस आना शुरू हुई, तो उसके साथ जब क्लूज़ मिलना शुरू हुए, लिंक मिलना शुरू हुआ, तो आखिर में जो आखिरी डेट हमने किया उसमें निकाला। विदिन 24 आवर्स जो है आप ये तमाम तर कार्रवाई करने में अल्लाह पाक ने कामयाबी, तकरीबन 24 घंटे अल्लाह पाक ने कामयाबी 24 घंटे में आपको दी। और अच्छा देखें, आप ये चीज़ का बताएं कि आपके पास ज़ाहिर आया होगा, आपने इससे सारी इंट्रोगेशन की, तो क्या कहना था इस मुलजिम का, आखिर क्या वजह बनी कि वो इस हद तक गया? क्योंकि देखें, जब हमारी उनकी फैमिली से बात हुई, उनका ताक़ुब लगा के ये बैठा था, ज़ाहिर है वो एक मेंटली तौर पे प्रिपेयर था कि वो ये करने जा रहा था। तो जब वजूहात आपने उससे जानना चाहिए, तो क्या कहना था, क्यों उसने ये इतनी दर्दनाक दास्तान जो है वो रकम की? देखिए, इसमें आप ये चीज़ देखें कि इन दोनों का जो रमशा का और ज़िशान का जो एक कनेक्शन बना था, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू बना था। सोशल मीडिया पे इनका आपस में ताल्लुक़ हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद अगर वो पिछले 1.5 से 2 साल की आप उनकी ज़िंदगी देखें, तो वो कोई भी उसमें कोई तसलसल नज़र नहीं। शादी भी कोर्ट मैरिज की? जी बिल्कुल। ये भी देखें कि इन्होंने भाग की शादी की, तो ये भी अंदाज़ा होता है कि फैमिली जिसमें इन्वॉल्व नहीं थी, ज़ाहिर फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो फिर उसके बाद शादी के बाद भी तसलसल जो एक ज़िंदगी में होता है वो नहीं रहा। इनके लड़ाई झगड़े और मार तशद्दुद थोड़ा बहुत इनका चलता रहा, कि सेटल नहीं हुए आपस में। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। वो अपना साइकेट्रिस्ट पेशेंट भी था, और लड़की जो है ये टिकटॉकर थी, वो इसको वीडियो बनाती थी, वो मना भी करता था, लेकिन ये लड़की नहीं मानती थी। अच्छा, ये भी ये भी एक इशू इसमें रहा है। ठीक है। और ये है कि फिर बाद में जब ये कुछ अर्सा पहले लड़की अपने मैके चली गई, अपने घर में रह रही थी, ये बुला रहा था, लड़की कहती थी कि मुझे इसने तलाक दे दी है, लड़का कहता मैंने नहीं दी है। तो ये इशू भी चल रहा था, लड़की वापस नहीं आ रही थी, और ये जो है लड़की वीडियोस भी बना रही थी लगातार, और फिर उसके साथ शेयर भी कर रही थी। तो वो एक साइकेट्रिस्ट पेशेंट था, वो फिर एक मुसलसल एक प्रोसेस से गुजर रहा था। फिर उस जिस रात ये जो है इसने सुबह वाक़या किया, उस रात मैंने आपको पहले भी बताया कि सारी रात जागता रहा है। लाजिम बात है, जब एक इंसान जाग रहा है और जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो वो फिर उसके दिमाग में इतना कुछ, वो आप कह लें कि वो लावा उबल रहा था कि उसने फिर जो उसको यही हल लगा कि मैं इसको इस तरह चलूँ, और फिर उसने एसिड थ्रोइंग जो है इसको रिजॉर्ट किया, और सुबह के वक्त उसके ऊपर
फेंका। अच्छा, ये बिल्कुल मतलब वो घात लगाया बैठा, उसने पूरा प्लानिंग तो उसकी कुछ टाइम पहले से चल रही थी कि उसने ये करना था। अब वो आप इकबाल कर चुका, बता रहा है कि उसके बकौल जब आपने उससे पूछा तो वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुका है कि उसने इस तरह से तमाम तर चीज़ों को अमल में लाएगी, या फिर आपने कोई फुटेजेस की मदद से किस तरह से आपको जो है ये मालूमात हासिल हो सकी कि ये मुलजिम अकेला ही था? क्योंकि वो वहाँ पे जो CCTV हमें मिली है वहाँ से भी अकेला था, और जो लड़की ने खुद भी बताया, जो उसका बयान था जिस पे FIR हुई, उसने बताया था ये अकेला था, इसके साथ लड़की थी। अच्छा, कितना अर्सा कबल ये रिश्ता अज़वाज में जो है बंदे कितना तकरीबन, बिल्कुल आपने भी बताया कि ये इन्होंने पसंद की इनकी शादी थी, इन्होंने कोर्ट मैरिज की, तो कितना अर्सा कबल जो है इनकी शादी हुई? तकरीबन 2 साल 2 साल पहले इनकी शादी हुई थी और कोर्ट मैरिज की थी। और जो स्टार्टिंग से मतलब स्टार्ट से उनकी ज़िंदगी में तसलसल नहीं आया, और ये लड़ाई झगड़े चलते रहे, क्योंकि ये फैमिली के साथ भी नहीं रहते। फैमिली ने अलग घर लड़के को लेकर दिया हुआ था, जो घर के साथ एडजस्टमेंट था, वहाँ पर रह रहे थे, तो ये इनके लड़ाई झगड़े इस चीज़ों पर चलते रहते थे, कंटिन्यूस मतलब ये प्रोसेस था, चल रहे थे लड़ाई झगड़े। बहुत देखा आपने नाज़रीन, ये सुना हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन फैज़ान SK इस वक्त बल्दिया टाउन है, और इन्होंने तमाम जो सूरत-ए-हाल हमारे नाज़रीन को बताई, और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने बताया, और ये भी बताया कि 24 आवर्स में किस टेक्निकी चीज़ों को लेके इन्होंने इस तमाम तर कार्रवाई को अंजाम दिया और मुलजिम को इस वक्त कटहरे में खड़ा कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। और उसके साथ साथ नाज़रीन, मैंने जो उनकी फैमिली और शान की फैमिली से जब बात की, और अब हमने SP साहब से भी बात की, तो समझ में जो चीज़ आई वो अब तक ये आई है कि टिकटॉक भी इसके अंदर कहीं ना कहीं किरदार रहा। और फैज़ान साहब ने हमें एक और बात बताई कि ये जो है वो मेंटली तौर पे भी एक नॉर्मल लाइफ जिस तरह आम आदमी गुजार रहा होता है उस तरह से नहीं था। अमूमन इनकी नोक झोंक जो है वो स्टार्ट से रहती थी। ताहम ये वाक़या रुनुमा हुआ है, और इस रुनुमा होने वाले वाक़े के अंदर इस वक्त मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन वजूहात क्या बनी, आप अमूमन देखते हैं, हम और आप जब टिकटॉक इस तरह की वीडियोज़ जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब सर उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाया जाता है, जाहिर जब मुलजिम पहले था तो उसे अच्छा लगता था, तभी तो उसने ये निकाह का या कोर्ट मैरिज का मामला किया। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे न्यू जनरेशन को, जो नौजवान नस्ल इस तरफ जो है इन तमाम तर एप्लीकेशंस का जो नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, जो इन चीज़ों को जिस चीज़ मकसद के लिए बनी है उसे यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो आप उन ऐसे नौजवान लोगों को, ऐसी हमारी जनरेशन को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे सर? यंग जनरेशन को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का आजकल को पता है ज़माना है, फास्ट वर्ल्ड है, और हर चीज़ें तमाम चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। और सोशल मीडिया पे आजकल जो है वो बहुत सारी ऐप्स हैं जो यहाँ पे वीडियोस बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें, इनको ज़रूर आप इस्तेमाल करें, पाबंदी नहीं है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इस्तेमाल होना चाहिए। पॉजिटिव इस्तेमाल के साथ साथ जो हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि हम उनको भी जो है ना वो उनको पामाल ना करें, उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। और जब पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी में आएगी। शुक्रिया। सोना किवें हो सकदा है जिन्ने सोने मैनू लगदे ने ओ। इस तमाम तर सूरत हाल का बारीकी से जायज़ा लेने के बाद टीम प्रोग्राम जुर्म की जड़ तक जब पहुंची तो नतीजा ये अखज़ हुआ कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हमारे माशरे के लिए नासूर की सी सूरत इख्तियार करता जा रहा है। ये बात हम सब के लिए गौर तलब है।